नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और हम आपको बताते हैं कि दरअसल कुलभूषण जाधव के मामले में आज जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई हुई है, जस्टिस नहीं दिया गया था, इस बात को लेकर वहां पर अपना पक्ष भारत ने रखा। और साथ ही जब पाकिस्तान ने कोशिश की कि अपनी तरफ से वो वीडियो दिखाए जिसमें बकौल पाकिस्तान कुलभूषण जाधव ने कबूल किया था कि हां उन्होंने गुनाह किया है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान के लिए यह करारा झटका है। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इसे ही कुलभूषण जाधव के कबूलनामे को ही सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया जा रहा था। अब आगे क्या होगा इस मामले में, उसको लेकर अभी कयासों का ही दौर है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे दिन भारत की तरफ से तमाम जो तर्क थे वो रखे गए और पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब देने की कोशिश की गई, एक उस वीडियो के जरिए जिसे पाकिस्तान कबूलनामा बताता है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुलभूषण की गिरफ्तारी को लेकर भी पाकिस्तान के झूठ की भारत ने आज धज्जियां उड़ाई थी। भारत ने शुरुआत से ही इस बात को मेंटेन किया है कि कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया था। कुलभूषण जाधव एक एक्स नेवी अफसर थे जो बाद में अपना व्यवसाय लिए ईरान गए और वहां से भारत की तरफ से बताया गया कि वहां पर किडनैप किया गया कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा। भारत ने जाधव पर लगे जितने भी जासूसी के आरोप थे उन सबको खारिज किया है सिरे से और हर चीज का बाकायदा एक सबूत दिया गया है। Being invoked. President, members of the court, Pakistan failed to comply with all its obligations under Article 36. नीदरलैंड के शहर हेग स्थित पीस पैलेस के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में जब कुलभूषण जाधव के बचाव में हरीश ने बेहद साफ, सरल और अचूक अंदाज में उन तमाम बिंदुओं को कोर्ट में रखा जिसकी धज्जियां उड़ाकर पाकिस्तान ने भारत के कारोबारी कुलभूषण जाधव को रॉ का जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाई थी। India's case and its application, as I will explain later, sir, is that throughout the period of his incarceration in Pakistan and in the course of his trial, Jadhav has been denied consular access. India seeks restitution by way of annulment of the verdict in addition to other reliefs. हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव की सुनवाई में पाकिस्तान ने कूटनीतिक नियमों का पालन नहीं किया। जाधव की गिरफ्तारी के बाद भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। जाधव की सजा के बारे में जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई। कुलभूषण जाधव के खिलाफ तैयार चार्जशीट भारत को नहीं दी गई। पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा देते समय मानवाधिकारों को ताक पर रखा। पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया। भारत ने 16 बार गुहार लगाई, लेकिन जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। जाधव के माता पिता पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन वीजा आवेदन अभी तक लंबित है। हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डर जताया कि कहीं सुनवाई पूरी होने से पहले ही कुलभूषण को फांसी पर न चढ़ा दिया जाए। It is not in dispute that India has made innumerable requests since March 2016 for consular access. Pakistan admittedly did not provide consular access. India claims that the rights of the individual and the rights of India under Article 36 of the Vienna Convention have been violated all along from the time of the alleged arrest of Jadhav. Pakistan did not inform the consular post of India about the arrest of Jadhav at the time of the alleged arrest. भारत ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और सजा सुनाने की प्रक्रिया पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि इसे मजाक तक करार दिया। हरीश साल्वे ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया और जबरदस्ती बयान लिया गया। जाधव को सिर्फ उस बयान के आधार पर आरोपी बताया गया जो पाक सेना की हिरासत में उसे जबरन लिया गया था। 18 साल बाद भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में आमने सामने हैं। तब पाकिस्तान को मात खानी पड़ी थी और इस बार भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश होना तय है। गौरव सावंत, हेग, आज तक। 18 साल पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान के बीच एक केस को लेकर बड़ी कानूनी जंग हुई थी। हम आपको इस केस के बारे में भी बताते हैं। 10 अगस्त 1999 को गुजरात के कच्छ बॉर्डर में घुस आए पाकिस्तान की नौसेना के एयरक्राफ्ट
अटलांटिक को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटलांटिक में 16 लोग सवार थे। पाकिस्तान का दावा था कि एयरक्राफ्ट भारतीय वायु सीमा के अंदर नहीं गया था। पाकिस्तान इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। घटना के लिए भारत से करीब 186 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 21 जून 2000 को फैसला देते हुए पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 16 जजों की बेंच ने 14-2 के बहुमत से भारत के पक्ष में फाइनल ऑर्डर किया था। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटलांटिक से जुड़ा यह केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 4 दिन तक चला था और इसकी सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, जैसे कि कुलभूषण जाधव के मामले में हुआ। अटलांटिक केस में भारत ने न्यायिक अधिकार के क्षेत्र का मुद्दा उठाया था, जो तर्क अब पाकिस्तान जाधव केस में कोर्ट के सामने दे रहा है। को बचाने के लिए comply with all its obligations under Article 36. चाहे देश के बेटे को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाएगा भारत। ये नए भारत की शपथ है जिसे आज दुनिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखा, जहां जाधव केस में भारत की दलीलों की कानूनी बमबारी ने पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। The press release of 10th April 2017 announcing the award of death sentence and its confirmation by the Chief of Army Staff stated that Jadhav confessed before a magistrate, and his confession was that he has been asked to coordinate and organize espionage and sabotage activities, etc. In the absence of any information as to the evidence led against him, the confession was extracted when he was in military custody, incommunicado, and continuously denied consular access. भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है और कहा है कि जाधव की सजा को वियना समझौते का उल्लंघन बताने वाली घोषणा तुरंत की जाए, क्योंकि जब तक कोर्ट इस केस में मेरिट को तय करेगा उससे पहले ही पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है। भारत ने कहा कि कोर्ट पाकिस्तान को मिलिट्री कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रोकने के लिए कहे। नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, वहां पर 11 जजों की बेंच के सामने 90 मिनट भारत ने जाधव केस में पाकिस्तान की झूठ की धज्जियां उड़ा दी। कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान से गिरफ्तार दिखाया गया। जाधव को झूठे केस में फंसाया गया। जबरन कबूलनामा रिकॉर्ड किया गया। फर्जी ट्रायल हुआ। बार बार अपील के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव से भारतीय अधिकारियों को मिलने नहीं दिया। बार बार मांगने के बावजूद पाकिस्तान ने इस केस में कोई चार्जशीट नहीं दी, कोई कागजात नहीं दिए। कुलभूषण जाधव को कानूनी मदद के अधिकार से भी इनकार किया गया। जाधव के परिवार ने वीजा के लिए आवेदन किया, उसे भी अनसुना कर दिया गया। भारत के वकील हरीश साल्वे ने इसे वियना समझौते के उल्लंघन को बताते हुए कई केस का उदाहरण दिया। उन्होंने जर्मनी, अमेरिका, बेल्जियम, बुल्गारिया के बीच मामलों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट को तत्काल ऑर्डर करना होगा क्योंकि पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है। कुलभूषण जाधव की हैंगिंग पर स्टे है, पाकिस्तान कुछ आर्बिट्ररीली नहीं कर सकता, तो ये गनीमत है। अच्छा, अगर इससे आगे अगर हम बात करें तो प्रयास हम किस तरह कर सकते हैं कि ये स्टे इंटरिम चलता रहे, और हाउ कितनी जल्दी हम एक जजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2-3 हफ्ते। और 2-3 हफ्ते तक वो हैंग तो नहीं कर सकते सर? बिल्कुल सर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को 90 मिनट मिले तो पाकिस्तान को भी 90 मिनट मिले, जिसमें पाकिस्तान ने अपने झूठ का बचाव झूठ से ही करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव का फर्जी वीडियो दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जजों ने इससे मना कर दिया। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का कथित पासपोर्ट दिखाया, जिसमें उनके दूसरे नाम से पासपोर्ट का हवाला दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई जासूस होगा तो अपने देश का पासपोर्ट लेकर क्यों घूमेगा, फिर चाहे वो पासपोर्ट गलत नाम से ही क्यों ना हो। पाकिस्तान ने अपना बचाव ये कहकर किया कि जाधव को फांसी देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा कि भारत बता रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट में फिर वही झूठ दोहराया कि जाधव ईरान से पाकिस्तान में आए, जहां उन्हें पकड़ा गया। पाकिस्तान ने 1974 और 1999 के 2 केस का भी हवाला दिया, जिसमें भारत ने वर्ल्ड कोर्ट के दायरे पर सवाल उठाए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट और जासूसों के मामले में वियना समझौते का कोई दखल नहीं है।
पाकिस्तान ने कहा कि वियना समझौते का दायरा सीमित है और जाधव पर काउंसिलर एक्सेस नहीं दी जाएगी। जो वियना कन्वेंशन है वो देश पे लागू होता है। उस देश में मिलिट्री भी होती है, उस देश में एग्जीक्यूटिव भी होती है, उस देश में पार्लियामेंट भी होती है, उस देश में जुडिशरी भी होती है, सब पे लागू होता है। भारत का अगर भारत पे लागू है वियना कन्वेंशन, पाकिस्तान पे भी लागू होगा। तो इसलिए ये सोचना और ये आर्ग्यू करना और ये बहस करना ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। Mr. President, members of the court, Pakistan failed to comply with all its obligations under Article 36. गौरव सावंत, हेग, आज तक। चूंकि हम पिछले मामले की बात कर रहे हैं, अटलांटिक केस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत ने न्यायिक अधिकार के क्षेत्र का मुद्दा उठाया था, जो तर्क अब पाकिस्तान जाधव केस में कोर्ट के सामने दे रहा है। लेकिन अटलांटिक केस में भारत और पाकिस्तान दोनों ने पहले यह सहमति जताई थी कि पहले न्यायिक अधिकार के दायरे के मुद्दे पर फैसला होना चाहिए, जबकि जाधव केस में सिर्फ पाकिस्तान न्यायिक अधिकार के दायरे पर सवाल उठा रहा है। भारत ने इसके जवाब में वियना समझौते के उल्लंघन का हवाला दिया है। 1999 में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से तब के अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने लड़ा था। सोराबजी ने कहा था कि एयरक्राफ्ट वाली घटना के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, उसने वायु सीमा का उल्लंघन किया है, जिसके परिणाम उसको भुगतने ही थे। तब भी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट की सुनवाई में कश्मीर, करगिल और दूसरे मुद्दों की बात करके एयरक्राफ्ट वाले केस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की बातों को स्वीकार किया और यह कहा था कि इस तरह के खास मामलों में कोर्ट का कोई न्यायिक अधिकार नहीं बनता है और दोनों देशों को 2 जुलाई 1972 के शिमला समझौते और 21 फरवरी 1999 की लाहौर घोषणा के मुताबिक विपक्षीय मुद्दे हल करने को कहा था। लेकिन कुलभूषण जाधव का केस 1999 के पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वाले केस की तरह नहीं है। इसमें भारत के एक नागरिक को पाकिस्तान ने एक तीसरे देश से अगवा करके चोरी छुपे फांसी की सजा सुना दी। गिरफ्तारी की कहानी, झूठा कबूलनामा, सीक्रेट मिलिट्री ट्रायल, कोई कागजात नहीं, कोई काउंसिलर एक्सेस नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट के दायरे पर सवाल उठाएगा तो उसे वियना समझौते पर जवाब देना होगा, जिस वियना समझौते में दूसरे देशों के बंदी नागरिकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की बात है। इसीलिए अगर पाकिस्तान यह कोशिश करता है कि पुराने केस की दुहाई देकर वो कोर्ट को उलझा दे, तो ऐसी संभावना कम लगती है। हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की प्रमुख न्यायिक शाखा है। इसका गठन 1945 में किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स के हेग में है, जिसका हर 3 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, जो सामान्य तौर पर 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन अगर कोई जज बीच में इस्तीफा दे देता है तो उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए नए जज का चुनाव होता है। एक ही देश के 2 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं हो सकते। सुरक्षा परिषद के 5 देशों के जज हमेशा 15 जजों में होते हैं। 15 जजों में इस वक्त अध्यक्ष रोनी अब्राहम फ्रांस से हैं। सोमालिया, जापान, स्लोवाकिया, मोरक्को, ब्राजील, ब्रिटेन के जज हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका, इटली, युगांडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जमैका से भी इस वक्त वर्ल्ड कोर्ट में एक जज हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में इस वक्त भारतीय जज दलवीर भंडारी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और 2012 में 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए थे। अगर कोई देश इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं मानता है तो मामला 5 देशों की सुरक्षा परिषद में जाता है, इससे फैसला लागू करवाया जा सके। तो कुल मिलाकर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है मौजूद और उसका गठन कैसे होता है। लेकिन इस सब के बीच अहम यह कि कुलभूषण जाधव के मामले में जिस तरीके से पहले दिन सुनवाई हुई है, दोनों ओर की दलीलें हुई हैं, हम समझें क्या। तो आगे की बात समझने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं हेग, जहां से हमारे संवाददाता गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, पहले दिन जिस तरीके से भारत की तमाम तर्क दिए गए, पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं अपने रटे रटाए गलत तर्कों को देने की, और उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख, क्या समझें?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने आज सबूत के तौर पर कुलभूषण जाधव का जो कन्फेशन टेप था वो रखने का प्रयास किया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। ये पाकिस्तान के लिए एक झटका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने, श्वेता जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रटे रटाए अंदाज में अपना पक्ष रखने की कोशिश तो की, लेकिन तथ्यों पर वो ये साफ नहीं कर पाया कि आखिर 1 साल तक कुलभूषण जाधव के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं पाकिस्तान ने कोई सबूत, कोई दस्तावेज और कॉन्सुलर एक्सेस यानी भारत सरकार के नुमाइंदों को जो इस्लामाबाद में है उनको कुलभूषण जाधव से मिलने दिया। इस पर पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो आतंक की बात तो कर रहा है, लेकिन आतंक के सबूत उसने कोई सामने नहीं रखे, और इसीलिए भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और मैंने हरीश साल्वे से विस्तार से बात की, उन्होंने यही कहा कि वियना कन्वेंशन का जो उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, जो मानवाधिकारों का हनन किया है पाकिस्तान ने, उस मुद्दे पर भारत अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है। और अब देखना यह है कि 1 या 2 हफ्ते कितना समय लगता है जब ये 11 जज मिलकर एक निर्णय देंगे कि आखिर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा हो या नहीं। गौरव, आगे की कार्रवाई अगर हम समझना चाहें तो क्या होगा अब आगे? अब आगे इस मामले में आज 1 दिन की दलीलें यहां पर पहले 1.5 घंटे भारत को रखनी थी, उसके बाद 1.5 घंटे पाकिस्तान को रखनी थी, और उसके बाद अब अदालत अगले 1 से 2 हफ्ते का समय लेगी। यानी कि जो 11 जज हैं वो बंद कमरे में बैठकर अब ये निर्णय करेंगे कि जो भारत का पक्ष है वो सही है, पाकिस्तान का पक्ष है वो सही है। लेकिन एक बात तो है, भारत को उम्मीद ये है कि जब तक ये कोर्ट अपना फैसला नहीं देता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को जी गौरव, हम आगे आपसे बात करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें हमें लग रही हैं। हरीश साल्वे ने आज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के दावे की धज्जियां उड़ा दी। साल्वे के धारदार बचाव ने पाकिस्तान की बोलती बंद की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना पक्ष रखने के बाद साल्वे से हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने बातचीत की है, हम आपको सुनाते हैं। अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। हमने हेल्दी माइंड तो अदालत में देखा, इस समय मेरे साथ है हरीश साल्वे जो हेल्दी बॉडी का उदाहरण दे रहे हैं। सर, लाजवाब आपका अपीयरेंस था कोर्ट में। किस तरह से आपने इसके लिए तैयारी की सर, क्योंकि एक व्यक्ति की जान का मसला था ये? ऐसे ही सर, तैयारी तो करनी पड़ती है। और बहुत महत्वपूर्ण केस है, कुलभूषण जाधव को जीवित बचाना उद्देश्य है, कैसे संभव हो पाएगा ये? वही कोशिश जारी है। लीगल पोजीशन की अगर बात करें हरीश साल्वे साहब, कितना स्ट्रांग है हम लीगली? सुना आपने 90 मिनट, कन्विंस्ड हो? सर, मैं तो कन्विंस्ड हूँ क्योंकि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। सुनते हैं पाकिस्तान क्या जवाब देती है। पाकिस्तान दलील दे क्या सकता है? सुन के बताएंगे सर, सुन के बताएंगे ऑनेस्टली। क्योंकि कुलभूषण जाधव अभी एक स्टे है, कुलभूषण जाधव की हैंगिंग पर स्टे है, पाकिस्तान कुछ आर्बिट्ररीली नहीं कर सकता, तो ये गनीमत है। अच्छा, अगर इससे आगे अगर हम बात करें तो प्रयास हम किस तरह कर सकते हैं कि ये स्टे इंटरिम चलता रहे? वही किया है। और कितनी जल्दी हम एक जजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते। और 2-3 हफ्ते तक वो हैंग तो नहीं कर सकते सर? बिल्कुल सर। और हम इस समय देख रहे हैं कि किस तरह से हरीश साल्वे साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम पर। दोपहर में एक बार फिर वो अदालत में होंगे और इस हियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक्टिव रहे बॉडी और माइंड दोनों, यही उनकी कोशिश है। इस समय हम लोग हेग में है, कोशिश लगातार यही चल रही है कि किस तरह से दुनिया के सामने सच्चाई एक बार फिर आए। 11 मेंबर जुडिशरी, बहुत जल्दी कोरम स्थापित हुआ इस केस के लिए। मिस्टर साल्वे, ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो गलत है और द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अवेयर ऑफ दिस। गौरव सावंत, द हेग, आज तक। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई का तीसरा दिन था। तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि अगर वो 3 तलाक खत्म कर दे तो मुस्लिम समाज में तलाक का नया कानून तैयार किया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी बात हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की सुनवाई पूरी होने के बाद
बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे पर भी सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ और अटॉर्नी जनरल के बीच इन दो मुद्दों पर क्या संवाद हुआ वो आपको बताते हैं। अगर 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है तो केंद्र सरकार मुस्लिम समाज में तलाक के लिए नया कानून बनाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल की तरफ से यह दलील सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर चल रही सुनवाई के तीसरे दिन दी गई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि देश में 3 तलाक अल्पसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक होने का मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का सवाल था कि आप जो कह रहे हैं उससे तो अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा 3 तलाक एक तरफा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि अगर कोर्ट 3 तलाक को रद्द कर देता है तो मुस्लिम पतियों के पास तलाक लेने का क्या विकल्प होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, हम कानून बनाएंगे, कोई वैक्यूम नहीं बनने दिया जाएगा। 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार का यह ऐलान अहम है। तलाक हम हर तलाक को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो एक तरफा होती है, ये उन्होंने कहा और इसको कोर्ट ने कहा कि हम इसमें अभी नहीं जा रहे हैं। हमने तो सिर्फ 3 तलाक का जो मसला है वो पिकअप किया है और इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं। इसके आगे जैसा है वो जब कभी वक्त आएगा तो देखा जाएगा। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक और जो कि क्या बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे संविधान पीठ के सामने अब भी खुले हैं और क्या कोई और संविधान पीठ भविष्य में इस पर सुनवाई करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा अभी समय की कमी की वजह से सिर्फ 3 तलाक पर सुनवाई करेगी, लेकिन बहुविवाह और निकाह हलाला के मुद्दे पर भविष्य में सुनवाई की जाएगी। उन्होंने ये माना कि ये कानून जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, ये महिलाओं की प्रतिष्ठा पर आघात करता है, ये एक तरह से मान लिया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान केंद्र सरकार ने 2 टूक अंदाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुखालफत की। हालांकि जब संविधान पीठ ने पूछा कि हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव क्या धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सुधार को केंद्र में रखकर किए गए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस्लामिक कानून के मुताबिक तलाक के तीनों तरीके औरतों के साथ भेदभाव करते हैं और एक तरफा हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी दलीलों की शुरुआत करते हुए ये कहा कि हर कानून में कहीं न कहीं पुरुषों की प्रधानता है और ये सिर्फ इस्लामी कानून तक ही सीमित नहीं है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि 3 तलाक को खत्म कर दिया जाए। बहरहाल ये बहस अभी जारी रहेगी और चौथे दिन भी सुनवाई होगी। कैमरामैन विपिन के साथ अहमद अजीज, दिल्ली आज तक। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो अगर आप एक वायरस की खबर से परेशान हैं तो उसका पूरा विश्लेषण होगा, कैसा है ये फिरौती वाला वायरस। अगर आप कंप्यूटर के जानकार हैं तो कई तरह के कंप्यूटर वायरस से आपका वास्ता पड़ा होगा, लेकिन आज हम जिस कंप्यूटर वायरस का विश्लेषण आपको दिखाने वाले हैं फिर डेटा को सही सलामत वापस करने के लिए फिरौती मांगता है। आसान शब्दों में आप इसे फिरौती वसूलने वाला वायरस कह सकते हैं। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इसे रैंसमवेयर यानी फिरौती वायरस कहते हैं। ऐसे ही एक फिरौती वाले वायरस ने दुनिया भर के कंप्यूटरों पर साइबर अटैक किया है, जिसका नाम है WannaCry PT वायरस, जो पूरी दुनिया में WannaCry नाम से भी जाना जा रहा है। यह WannaCry वायरस कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। WannaCry वायरस कंप्यूटर में वेबसाइट लिंक्स के जरिए आता है। यह लिंक ईमेल, फेसबुक या अन्य तरीकों से आ सकता है। यूजर जब लिंक पर क्लिक करता है तो यह कंप्यूटर में सेव फाइलें और डेटा को एनक्रिप्ट कर लेता है, यानी हैक कर लेता है। इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विंडो खुलती है जिसमें फाइलें और डेटा वापस करने के लिए फिरौती मांगी जाती है। यह वायरस जिस कंप्यूटर पर अटैक करता है, अगर वो कंप्यूटर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो तो वायरस उनमें भी फैल जाता है। इसी वजह से जानकार WannaCry वायरस को साइबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा वायरस अटैक मान रहे हैं, जो तेजी से दुनिया भर के कंप्यूटरों में घुसकर डेटा को किडनैप करके फिरौती मांग रहा है। 12 मई को यूरोप में WannaCry वायरस के पहले साइबर अटैक का मामला सामने आया था। अब तक 150 देशों के 2,30,000 कंप्यूटरों पर WannaCry वायरस का अटैक हो चुका है। इस वायरस अटैक से भारत भी नहीं बचा है। अब तक आंध्र प्रदेश पुलिस, 2 बैंक्स और कई कंपनियों की वेबसाइट पर WannaCry वायरस अटैक कर चुका है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने एटीएम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर लें। WannaCry नाम के इस फिरौती वायरस ने पूरे साइबर वर्ल्ड में डर का माहौल बना दिया है। हमने भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़े फिरौती वाले वायरस के अटैक का आसान और सरल भाषा में गहन विश्लेषण तैयार किया है ताकि आप इस वायरस के अटैक से निपटने के लिए तैयार हो जाएं। फिरौती वाले वायरस WannaCry की तरफ से यही वो मैसेज है जो दुनिया भर के देशों के कंप्यूटर यूजर्स की आंखों के सामने आ रहा है, जो कहता है कि आपका कंप्यूटर डाटा एनक्रिप्ट कर लिया गया है और कोई भी आपके डाटा को रिकवर नहीं कर सकता। इसके बाद कंप्यूटर डाटा को सही सलामत वापस करने के लिए फिरौती मांगी जाती है। यूजर को धमकाया जाता है कि अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं दी तो फिरौती की रकम 2 गुनी कर दी जाएगी और 7 दिन में पेमेंट नहीं होने पर यूजर अपने डाटा को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। फिर धमकी दी जाती है कि अगर अपने डाटा को बचाना चाहते हो तो 3 दिन के अंदर 300 बिटकॉइन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फिरौती के पेमेंट का तरीका भी बताया जाता है। फिरौती की रकम को एक सीक्रेट बैंक अकाउंट में जमा करने के लिए लिंक भी दिया गया है। जानकारों के मुताबिक ये अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा साइबर हमला है, जिसमें साइबर अपराधियों ने दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों में अपना कहर ढाया है। यूएस कंप्यूटर इमरजेंसी रेडीनेस टीम की रिपोर्ट के मुताबिक WannaCry वायरस अटैक की सबसे पहली रिपोर्ट स्वीडन, ब्रिटेन और फ्रांस ने की। WannaCry वायरस ने लंदन सहित ब्रिटेन के कई अस्पतालों के कंप्यूटर सिस्टमों पर साइबर अटैक किया। अमेरिका की इंटरनेशनल कुरियर सर्विस फेडेक्स को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस, स्पेन, इटली, वियतनाम समेत कई देशों में फोन और आईटी सिस्टम में फिरौती वाले वायरस के अटैक की खबर है। शुक्रवार को ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस को WannaCry वायरस का बड़ा हमला झेलना पड़ा था, लेकिन जिसे ठीक करने में पूरा 1 दिन लग गया। दुनिया भर में हुए साइबर अटैक के बाद जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस हफ्ते रैंसमवेयर के और मामले सामने आ सकते हैं। ये आती है कि ये मालवेयर वंस इन्फेक्ट करने के बाद रैंसमवेयर बोलता है, तो ये फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है एक क्रिप्टोग्राफिक की के साथ, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करता है यूजर्स को कि आप जो है सम $300 पे करिए, देन ओनली योर फाइल्स विल बी रिलीज्ड। आपको की मिलेगा डिक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन कई बार यूजर्स पे करते हैं तब भी जो है कोई गारंटी नहीं है कि ये जो है वो मिलेगा, फाइल्स की मिलेगा। इसलिए हम लोग यूजर्स को डिस्करेज करते हैं कि आप रैंसम पे मत करिए, आप रिपोर्ट करिए लॉ एनफोर्समेंट को और सर्ट को रिपोर्ट करिए। मगर सबसे बड़े एडवाइस यूजर्स को ये देना है कि यूजर्स को क्रिटिकल डाटा जो भी सिस्टम में है, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से पैदा किया है, वो सब जो है बैकअप लेके रखना है कहीं। WannaCry वायरस के अटैक से भारत भी अछूता नहीं रहा है। अभी तक आंध्र प्रदेश पुलिस के 100 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम पर फिरौती वाले वायरस ने अटैक किया है। इसके अलावा भारत में 2 बैंक और कुछ प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द अपडेट कर लें। भारत में WannaCry वायरस के अटैक का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारे देश में लोग कंप्यूटर विंडोज के पुराने वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही देश में नकली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अभी तक फिरौती वाले इस वायरस अटैक को अंजाम देने वाले साइबर अपराधियों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायरस प्रोग्राम को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी CIA ने डेवलप किया था, जिसे चुराकर हैकरों ने इस फिरौती वाले वायरस को तैयार किया है। और अब यह वायरस पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा फिरौती वाला वायरस बन चुका है।
जो अगर एक बार कंप्यूटर सिस्टम में एक्टिव हो जाए तो फिर डेटा का नुकसान लगभग पक्का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कई लोग 300 बिटकॉइन की फिरौती देकर अपना डेटा और फाइलें WannaCry वायरस से छुड़ा चुके हैं। आज तक ब्यूरो। WannaCry वायरस को लेकर खबरें हैं कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी CIA इस तरह के वायरस के जरिए कंप्यूटरों को हैक करने की तकनीक लंबे वक्त से इस्तेमाल करती आई है। अब यह तकनीक इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स दुनिया भर से साइबर फिरौती मांग रहे हैं। साइबर जालसाजी रोकने वाली नोडल एजेंसी कंप्यूटर रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि WannaCry वायरस सिर्फ उन्हीं कंप्यूटरों को अपना शिकार बनाता है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। इसीलिए अगर आप पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे अपडेट कर लीजिए। अपने कंप्यूटर के सिक्योरिटी और एंटीवायरस सिस्टम को भी अपडेट रखें। अपनी सभी जरूरी फाइलों और डेटा का बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में रखें। अपने ईमेल देखते हुए सावधान रहें। अनजान ईमेल से आने वाले संदिग्ध लिंक्स पर कभी क्लिक न करें। लेकिन फिर अगर कोई WannaCry वायरस का शिकार बन ही जाए तो जानकारों की राय है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फिरौती देने के बाद आपका डेटा वापस आ जाएगा, क्योंकि चाहे रियल वर्ल्ड हो या साइबर वर्ल्ड, बेईमानी के धंधे में ईमानदारी की इच्छा व्यर्थ होती है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी हाफिज सईद वाली इंटरनेशनल मजबूरी के बारे में आपको बताएंगे। भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पाकिस्तान अब तक हाफिज सईद को अपना खुदा मानता था, अब उसी पाकिस्तान ने हाफिज सईद को आतंकवादी माना है। और हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने यह बात सिर्फ मुंह जुबानी नहीं कही है, बल्कि बाकायदा कोर्ट में हलफनामा देकर आतंकवादी हाफिज सईद को आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने न्यायिक समीक्षा बोर्ड से कहा है कि हाफिज सईद और उसके 4 साथियों को जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अब तक बचाता आया पाकिस्तान। क्या अब हाफिज सईद को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए वाकई गंभीर है, या कहीं हाफिज सईद से पीछा छुड़ाना पाकिस्तान की इंटरनेशनल मजबूरी बन गई? भाई ये सियासत नहीं हो रही, कश्मीरी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। ये बगावत नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये आजादी की तहरीक है। कश्मीरियों ने मिलने से इनकार कर दिया कि राजनाथ ही जुल्म उठाने वाला और कत्ल का जिम्मेदार है, तो फिर वही राजनाथ पाकिस्तान में क्यों आएगा? ये हकीकत में ये मशरकी पाकिस्तान तोड़ने की सालगिरह मनाई गई थी, और ये मोदी के दौर में ये सारा कुछ हुआ। अमेरिका की दोस्ती पक्की करो, उसको यकीन दिलाओ, ना 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 हम वही हैं पुराने। सारी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद आतंक का मौलाना है। सारा हिंदुस्तान जानता है कि कई बार इसने हमें खून के आंसू रुलाए। बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं, ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतज़िर हूं। ये भी किसी से छुपा नहीं है कि जम्मू और कश्मीर की जन्नत को जहन्नुम बनाने का नापाक मंसूबा आतंकवादी हाफिज सईद का है। कुर्बानियां कश्मीर में हो चुकी, अब इन कुर्बानियों को संभालने का वक्त। फिर भी पाकिस्तान उसे बचाता रहा, उसे धर्म गुरु की तरह बताता रहा। उसके शान में पाकिस्तान की हुकूमत जाजम की तरह बिछती रही। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार ने ही माना है कि आतंकवादी है हाफिज सईद। पाकिस्तान सरकार ने विलंब से बात कही है, तो बहुत पहले उन्होंने कहना चाहिए था। दुनिया में जब पाकिस्तान की बदनामी होने लगी थी कि भाई ये आतंकियों को पोसने वाला पालने वाला देश है, कि आतंकी देश के रूप में उनकी जब प्रतिमा बनी, तब उन्हें लगा कि अपने देश की इज्जत बचाना है तो ये बातें कहनी चाहिए। भारत देश ये पहले से कह रहा था, सरकार ने बार बार कहा, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि आतंकी देश है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको देर से आए। पाकिस्तान ने माना हाफिज को आतंकी, हाफिज को बताया जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाला। आतंक फैलाने के आरोप में ही जनवरी से नजर बंद। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को आतंकवादी तब माना जब हाफिज के फंदे में नवाज शरीफ सरकार की गर्दन फंसती चली गई। दरअसल हाफिज सईद 30 जनवरी से ही नजर बंद था, जिसकी
90 दिनों की मियाद 30 अप्रैल को पूरी हो चुकी थी। इसी मामले में लाहौर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की मौजूदगी में हाफिज सईद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पूछा कि हाफिज को किस गुनाह में नजरबंद किया गया, तो सरकारी पक्ष की दलील आई, ये आतंकवादी है और हाफिज कश्मीर में आजादी का रहनुमा बताकर अपने आतंकी पापों को छुपाने की कोशिश करता रहा। अब सवाल पाकिस्तानी सरकार के सामने है, क्या वो अपनी बात पर कायम रहेगी? क्या 26/11 के आतंकी हमले के लिए हाफिज को भारत को सौंपेगी? क्या हाफिज सईद के खिलाफ आतंक फैलाने के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी? क्या सेना और सरकार की तरफ से हाफिज को मिलने वाला संरक्षण खत्म होगा? और क्या वाकई हाफिज के साथ वैसे ही आतंकवादी जैसा सलूक होगा जैसा दुनिया चाहती है, या फिर सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान को चकमा देने के लिए ऐसा किया गया है क्योंकि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को धमकी दी थी कि उस पर एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाओ या पाबंदी के लिए तैयार रहो? इन सवालों पर पाकिस्तान चुप है और हिंदुस्तान को लगता है कि पाकिस्तान सामने भले हाफिज को आतंकी बोल चुका है, पीछे से उसकी मदद ही करेगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही हाफिज ने पाकिस्तान में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया था। वो पार्टी कब बनेगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन हाफिज की आतंक की पार्टी इस्लामाबाद तक धमक रखती है और उससे गठबंधन में पाकिस्तान की सरकार भी है और सेना भी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।